नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, एनसीईआरटी ने बाबरी विध्वंस और रथ यात्रा को लेकर अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया है। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब में बाबरी मस्जिद का नाम तक नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसे 3 गुंबद वाला ढांचा संरचना बताया गया है, जबकि अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय कहा गया है। इतना ही नहीं, एनसीईआरटी ने नई पाठ्यपुस्तक में भगवान राम से लेकर रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को हटा दिया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव पर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एनसीईआरटी को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि वो अब पेशेवर संस्था नहीं रही, यानी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही। वो 2014 से आरएसएस से जुड़ी संस्था के रूप में काम कर रही है। जयराम रमेश का हमले का सिलसिला यही नहीं रुका, उन्होंने इसे देश के संविधान पर भी हमला बताया। उन्होंने एनसीईआरटी को अपने काम से काम रखने की भी नसीहत दी। कांग्रेस के दूसरे नेताओं और इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी इस बदलाव के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है, तो एनसीईआरटी ने भी इस पर सफाई दी है। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने यह कहा है कि स्कूल में बच्चों को दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। बच्चों को तो पॉजिटिव नागरिक बनाना है, तो उन्हें हिंसक और अवसाद देने वाली घटनाओं से दूर ही रखा जाना चाहिए। 2014 के बाद यानी कि 10 साल में चौथी बार किताबों में संशोधन करके एनसीईआरटी सवालों के घेरे में आ गया है। उस पर पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर अपने बड़े पैनल के साथ विस्तार से चर्चा, और वो भी ताल ठोक कर। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया और इसमें केवल वही तथ्य सामने लाए हैं जो ज्ञान वर्धक है। ऐसी कोई चीजें न पढ़ाई जाए, न कोई चीज कोई जो है बताई जाए कि जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। जिसने भी ये काम किया है वो बहुत बेहतर किया। जो इतिहास हिंदुस्तान का खास तारीख है, उस तारीख को मिटाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, उसको धुंधला किया जा रहा है। हमसे या राष्ट्र से कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं है। उन सबको ला करके जोड़ दिया गया, वही आदर्श स्थापित कर दिया गया है। तो इसी को चाहते हैं, इस सबको हटाना चाहिए। जो लगातार देश को तोड़ने का काम करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, देश में विध्वंस करते रहे, उनका इतिहास को पढ़ाना। तो मुझको लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर भी उसी क्रम को इसमें आगे रखा गया होगा। ये आपस में लड़ाने का जो शैक्षणिक धोरण केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया है, उसका हमें विरोध है। कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। गलती है, मुझे लगता है कि उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है देश के लिए। चलिए, मामला गंभीर है क्योंकि विपक्ष के आरोप गंभीर हैं। तो इस गंभीर विषय पर गंभीरता के साथ ताल ठोकते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ आज हमारे सवालों का जवाब देंगे, उनमें संगीत रागी होंगे राजनीतिक विश्लेषक, ए.के. वाजपेयी होंगे प्रवक्ता एलजेपीआर से, ओम जी उपाध्याय हैं, डायरेक्टर हैं आईसीएचआर के और एनसीईआरटी की कमेटीज में आप रहे हैं शामिल। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव होंगे, विवेक श्रीवास्तव होंगे, लेफ्ट के नेता हमारे साथ। इसके अलावा अतीकुर रहमान हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं, और हमारे साथ हाजी मेहराद्दीन रंगरेज साहब होंगे एमआईएम से। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस डिबेट में। और सबसे पहले संगीत रागी आपका रुख करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास ना तो भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रवक्ता है और ना कांग्रेस से। ऐसा नहीं है कि हमने उनसे संपर्क नहीं किया, बट इस विषय पर उन्होंने अपने प्रवक्ता नहीं भेजे, उन्होंने मजबूरी जाहिर की। तो संगीत रागी जी, बड़ा आरोप गंभीर है। कहा गया है कि पाठ्यक्रम का भगवाकरण किया जा रहा है, और जाहिर सी बात है कि मैं पढ़ रहा था, जो संशोधन किए गए हैं वो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि किसी मंशा के साथ किए गए हैं। हालांकि उसका स्पष्टीकरण जो दिया गया है वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता। क्या आप समझा पाएंगे इस चीज को? देखिए अनुराग जी, जब भी भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत के आध्यात्म, भारत की भाषा, भारत के मूल चरित्र, भारत और भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में या उससे
उसके तादाद में होते हुए संबंधों को लेकर, चाहे विषय वस्तु हो, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, जब भी इस देश में खड़ा किया जाता है तब इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब भारत के शिक्षा मंत्री थे, HRD मिनिस्टर थे, और तब NCERT में सुधार की कोशिश की गई थी। उसमें हमारे गुरुओं के लिए एक्सट्रीमिस्ट जैसे शब्द किए गए थे, कई हमारे प्रतीक पुरुषों के लिए खराब शब्द प्रयोग किए गए थे, उनके लिए स्वतंत्रता आंदोलन की एक धारा थी जिसके लिए एक्सट्रीमिस्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। उनको जब हटाया गया था तब भी बवाल मचा था। मैं मानता हूं कि जिस बात का विरोध कांग्रेस करने लगे और वामपंथी और इस्लामिस्ट करने लगे, तो मैं मानता हूं कि देश सही दिशा में जा रहा है। यदि वो नहीं विरोध करें और यदि उसका वो प्रतिकार नहीं करें, तब मुझे लगता है कि या तो सरकार काम नहीं कर रही है या सरकार ठीक दिशा में नहीं जा रही है। जब वामपंथी विरोध करें, इस्लामिस्ट विरोध करें, तो मैं मानता हूं कि सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, NCERT में आपने ध्यान होगा कि गुजरात के दंगों का पहले जिक्र हुआ करता था। जब एक सामान्य, जिसे एक कह सकते हैं कि एक छात्र जब इनके बारे में पढ़ता है तो उसके बारे में किस प्रकार की बातें उसके मन में आता होगा, कैसे प्रश्न आते होंगे, ये समझने वाली बात है। क्या हम उसी प्रकार के प्रतिरूपण छात्र की मानसिकता में करना चाहते हैं? मैं शिक्षाविद होने के नाते कहूँगा बिल्कुल नहीं। राजनैतिक सवालों को पढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन घृणा परोसने की आवश्यकता तो है नहीं। यदि कहीं दंगे हो जाते हैं या इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो पाती हैं, तो क्या उनको बताना कोई आवश्यक है बच्चों के मन पे? जब वो वयस्क हो जाते हैं तो बिल्कुल उनके बारे में उनको नहीं, संगीत रागी दंगे फसाद वाली बात तो ठीक है, लेकिन गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की बीजेपी की रथ यात्रा में कौन सा दंगा हुआ था? वो क्यों हटा दिया गया? देखिए उसके बाद मैं उसका इसलिए मैं जिक्र करना चाहता हूँ, उसमें कोई दंगे नहीं हुए थे। वामपंथियों ने वो उसमें जो चीज़ था, उसके जो फैक्ट लिखे हुए थे कि भाई उसके कारण हिंसा प्रतिहिंसा हुई, ये क्या सच था? क्या ये बिल्कुल सच नहीं था। ऐसी चीज़ों को NCERT से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल हटाया जाना चाहिए ऐसी चीज़ों को। गुजरात से सोमनाथ तक की यात्रा जो थी एक राजनीतिक यात्रा थी, वो भारत के सांस्कृतिक उद्भव की यात्रा थी। कुछ लोगों ने उसे राजनीतिक यात्रा के रूप में भी पढ़ा। ये इस बात पर नहीं होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम कैसे लिख रहे हैं, यह भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। और इसी कारण से संभवतः NCERT ने निर्णय किया। मूल बात है, आप शिक्षाविदों पर ध्यान देंगे या खड़गे साहब की भाषा पर ध्यान देंगे या राहुल गांधी की भाषा पर ध्यान देंगे या वामपंथियों की भाषा पर ध्यान देंगे, वो तो बहुत सारी बातें कहते हैं। आपको याद है कि बंगाल में जब लिखा गया, बंगाल में जब पाठ्यक्रम बनाया गया, तो एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस था कि मध्यकालीन भारत में जितने भी इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई किए गए हैं या मंदिर तोड़े गए हैं, उनको आप पाठ्यक्रम में नहीं शामिल कीजिएगा। इसलिए नहीं शामिल कीजिएगा कि ये इतिहास होगा तो भारत की जनता में एक पोलराइजेशन होगा। ये ऑब्जेक्टिव इतिहास पढ़ाने की क्या आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नहीं पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे कि जो आर्यन इन्वेजन थियरी था, ये कब का खत्म हो चुका था, लेकिन हम बाहर से आए हैं, इसको 70 साल से तो चलाया जाता रहा। और ये वामपंथी और इस्लामिक शहर, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल। ठीक है, मैं लौटता हूँ आपके पास संगीत रागी जी। विवेक श्रीवास्तव जी को आपकी बात पर हंसी आ रही है, और विवेक जी साफ तौर पर संगीत रागी का कहना है कि जब वामपंथी सरकार के किसी काम पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष किसी बात पर सवाल उठाता है, तो हमें इस बात का इशारा मिलता है कि सरकार बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। जी, ये बड़े अनफॉर्चुनेट कमेंट्स हैं, एक शिक्षक की तरफ से, एक राजनीतिक विश्लेषक की तरफ से और एक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति की तरफ से, कि वो अपोजिशन की पार्टीज़ को, चाहे कांग्रेस और चाहे लेफ्ट को, एक्नॉलेज करना नहीं चाहता। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और देखिए,
राइट विंग पॉलिटिक्स और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स अक्रॉस द ग्लोब होती है और हर देश में होती है, और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये है कि हमारा मानना है संस्कृति समय के साथ बदलती है, उसका परिप्रेक्ष्य बदलता है, खान पान, पहनावा, सोच, आपकी भाषा सब बदलती है, संस्कृति एक कांस्टेंट चीज नहीं है। जबकि राइट विंग पॉलिटिशियंस और राइट विंग थिंकर्स, संगीत रागी जैसे, उनके हिसाब से एक कांस्टेंट संस्कृति है 5000 साल पुरानी, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। दूसरी बात, इन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बात करी, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इतिहास पहले ये पढ़ें। इमिग्रेशन वामपंथियों के हिसाब से, लेफ्टिस्ट के हिसाब से, और दुनिया के जितने अच्छे हिस्टोरियंस हैं विश्व के, उनके हिसाब से अ वे ऑफ लाइफ है। इमिग्रेशन होगा। आज भारत की वर्कफोर्स अमेरिका, यूरोप में जाकर के काम कर रही है, वहां कंट्रीब्यूट करेगी, और 500 साल के बाद अगर आप कहेंगे दे डोंट बिलोंग टू द कल्चर ऑफ अमेरिका और कनाडा, तो यह गलत होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी इमिग्रेशन हुए हैं, आर्यन इमिग्रेशन भी हुआ है, इस्लामिक इमिग्रेशन भी हुए हैं, और मिली जुली एक संस्कृति है जिसको हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आज आप शर्ट पैंट पहनते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर हैं खाते हैं, ये भी आपकी संस्कृति का एक पार्ट है, लेकिन ये उसको नहीं मानते हैं। अगर रथ यात्रा इतनी बुरी थी, दिनेश तकलानी जी जिन्होंने एनसीईआरटी की तरफ से बोला और क्लैरिफिकेशन दिए हैं दैट आई डोंट वांट द स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, तो फिर एक्नॉलेज करके बोलिए कि आडवाणी वाज रॉन्ग, बोलिए कि रथ यात्रा वाज रॉन्ग, बोलिए उसका ऑब्जेक्टिव गलत था, बोलिए उसकी वजह से समाज में वैमनस्य फैला और इसीलिए उसको डिलीट किया गया। इसको क्लैरिफिकेशन भी देना संगीत रागी कि ऐसा हुआ है और वो गलत चीज थी। संगीत रागी ये कह रहे हैं सुनिए विवेक जी, संगीत रागी ये कह रहे हैं कि उसका करेक्शन इसलिए किया गया, उसे इसलिए संशोधित किया गया क्योंकि विपक्ष का ये आरोप लगता रहा है कि उस रथ यात्रा की वजह से ही हिंसा भड़की, दंगे भड़के, इसलिए उसे हटाना पड़ा। बिल्कुल हमारा ये आरोप है। ये एक पॉलिटिकल यात्रा थी। स्वामी अग्निवेश जी के साथ मेरे अच्छे इंटरैक्शंस रहते थे, पुराने नेता थे, बड़े क्लोज थे वो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह के। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने बोला कि सबने बैठ करके निर्णय किया, हिंदू धर्मगुरु भी थे, मौलाना भी थे, एक बीच का रास्ता राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच का जो सबको एक्सेप्टेबल हो। ऑलमोस्ट सोल्यूशन आ गया था। एक ही व्यक्ति और एक ही घटक दल जो अड़ा था, जिसके मैं घर गया और उसने कहा कि स्वामी जी आप मेरी बात नहीं समझे, मंदिर वही बनाएंगे, और एक कंट्रोवर्सी को पॉलिटिकली नर्चर किया गया इलेक्टोरल गेन्स के लिए। और इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ाइए, इतिहास में अच्छाइयां भी हैं, इतिहास में बुराइयां भी हैं। कल आप कहेंगे अफगानिस्तान को खुश करने के लिए नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली को हम पढ़ाएंगे ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना है। बाबरी मस्जिद को एक मॉब गया अनकॉन्स्टिट्यूशनली, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्फिडेंस के जाकर के तोड़ा। ये पढ़ाइए कि मोबोक्रेसी बुरी है और इस देश के अंदर कानून कायदा कोर्ट के जरिए जाइए। आप बताइए कि कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी कल्याण सिंह के बारे में, इसको एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। आप बताइए कि कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया था सेंटर ने, और इसलिए क्योंकि वो एक्म्प्लिस थी एक तरीके से। ये बताइए लोगों को, जिससे आने वाले समय के अंदर इस देश के कौन, जब हम इस बार चुनाव में गए थे तो हमने यही कहा था वी हैव टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय जनता पार्टी जिसने प्रवक्ता नहीं भेजा, क्योंकि नहीं बात कर सकते हैं आई टू आई हमारे से हिस्टोरिकल। कांग्रेस ने भी नहीं दिया, गुजरात के दंगे हुए हैं सर, कांग्रेस ने भी नहीं दिया प्रवक्ता। नहीं वो ठीक है, नहीं कांग्रेस का तो बहिष्कार देखिए नेशनल मीडिया का बहुत समय से चल रहा है। नहीं हमारे पास आते हैं, नहीं आते हैं हमारे पास आते हैं, पार्टी को रोज आते हैं हमारे पास। रूलिंग पार्टी देखिए, मिनिस्ट्री एचआरडी बिलोंग्स टू द भारतीय जनता पार्टी। ये वहां से प्रवक्ता को आकर के अपने विभाग का क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था। भागने से बात नहीं चलता कि संगीत रागी को आप आगे कर देंगे। आप आइए और आप बताइए कि पाठ्यक्रम में क्या लिखेंगे। सिर्फ संगीत रागी नहीं, हमारे साथ एक वाजपेयी साहब भी हैं। क्या लोग जी हाँ नहीं व्हाटएवर, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ आपसे कि सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। गुजरात के दंगों में लोग मारे गए हैं, विश्व स्तर पे उसका खंडन हुआ है। चलिए सरकार न सही, सरकार के सहयोगी दल से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। वाजपेयी जी 3 गुम्बद वाली संरचना, बाबरी लिखने में क्या बुराई थी? रेफरेंस तो है सर, हिस्ट्री का रेफरेंस तो है, वो नाम तो हमेशा रहेगा कि बाबरी हटाई गई, बाबरी का विध्वंस हुआ, या पहले मंदिर वाली जगह पर बाबरी थी, या मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई। तो फिर 3 गुम्बद वाली संरचना की जगह बाबरी मस्जिद क्यों नहीं लिख दिया गया? इस पर भी आपत्ति है। देखिए सैकड़ों साल से ये डिस्प्यूट चल रहा था और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भारी भरकम फैसला दिया तो उसमें सारे तथ्यों को डिस्कस किया गया। और तथ्य का मतलब होता है कि जो तथ्य एविडेंस से सुप्रीम कोर्ट के लगे कि एक सेकेंड सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगा तथ्यों के हिसाब से और वकीलों की दलील के हिसाब से और कानून के हिसाब से, उसके बाद ये फैसला आया।
अगर एनसीईआरटी की एक्सपर्ट कमेटी जो 14 मेंबर की होती है शायद, उसने ये डिसाइड किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं या जो फाइंडिंग्स आई हैं, उसको अगर हम ये सिलेबस में लागू करेंगे जिससे बच्चों के मन पर दुष्प्रभाव न पड़े, बच्चों की मनोविकृति गड़बड़ ना हो, दंगों की बात करना, हिंसा की बात करना, तोड़फोड़ की बात करना, ये बच्चों के लिए उचित नहीं होगी। ये उसके पीछे संदर्भ है, और ये संदर्भ मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के जो चेयरमैन है सकलानी साहब, नहीं, आज सकलानी साहब कह रहे हैं और 14 मेंबर्स की कमेटी ने इसका फैसला किया है, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि एनसीईआरटी ही अब सरकार के हाथों की कठपुतली है, वो सरकारी संस्था की तरह काम कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहा, तो कितने भी मेंबर फैसला करें ये कन्विंस कैसे हो पाएंगे? अनुराग जी, सरकार के हाथ में एनसीईआरटी नहीं है, सरकार को मैंडेट मिला है हर पॉलिसी डिसीजन लेने का। देश के लिए क्या अच्छा होगा, समाज के लिए क्या अच्छा होगा, ये सब सरकार को ही डिसाइड करना है। ये इसमें कोई नई बात नहीं है कि विरोध कर रहे हैं, इनका तो काम है विरोध करना। ये तो विरोधी पक्ष का मतलब क्या है कि जो सरकार कदम उठाए उसमें आप कोई मीन मेक निकालिए, उसको विरोध करिए, तभी तो राजनीति इनकी सरवाइव करेगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम समाज में किस तरह के बच्चों को लाके बड़ा करना चाहते हैं, देश के नागरिक बड़े होकर कैसी उनकी मानसिक स्थिति होगी, क्या उनकी सोच होगी, सारी चीजों को संदर्भ में रखा जाता है। ये तो विरोध तो करेंगे ही करेंगे, और क्या करेंगे बैठ के। हाँ, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने को लेकर के वाजपेयी साहब नीट की परीक्षा में जो कुछ हुआ उस पर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी इस बात को कि अगर एनसीईआरटी ये सोचती है कि बच्चे हमारे क्या पढ़ेंगे और दंगा फसाद क्यों पढ़ेंगे, बड़े होकर के वो जो चाहे पढ़े, लेकिन जब तक वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा विषय चर्चा का बना हुआ है वो शिक्षा का संदिग्ध होना ही बना हुआ है। हमने देखा नीट परीक्षा में किस तरीके से बच्चे परेशान हैं। बहरहाल कपिश श्रीवास्तव मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। कपिश जी, क्या बुराई है अगर सरकार, माफ कीजिएगा, अगर एनसीईआरटी इस चीज को अपडेट करती है, जो संशोधन हुआ है वो आज की मौजूदा स्थिति पर है। अगर सरकार को या एनसीईआरटी को राजनीतिक मंशा के साथ कुछ करना होता तो ये 2014 में ही संशोधन हो चुका होता। कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद संशोधन हुआ, जो यथा स्थिति है उसी के आधार पर संशोधन किया गया। तो इस पर आपत्ति किस बात की है? देखिए मुस्कान जी, आपत्ति इस बात की है, बहुत ज्यादा इको हो रही, सही करा दें जी। आपत्ति इस बात की है कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इतिहास एज इट इज होता है, आपके या हमारे चाहने पे भविष्य में वो बदला नहीं जा सकता है। और इतिहास सबक लेने के लिए होता है, इतिहास दोहराने के लिए नहीं होता है। अगर हिंसा शब्द इतना बुरा है तो हम कहते हैं डिलीट कर दो डिक्शनरी से हिंसा शब्द। भाई, अगर इतिहास में जो घटनाएं जैसी जैसे घटी हैं, अगर कोई हल्दी घाटी का युद्ध पढ़े, प्रथम द्वितीय तृतीय, अगर कोई इस तरीके की चीजें पढ़ रहा है, या हमारे ऊपर तमाम लोगों ने शासन किया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भी किया, मुगलों ने भी किया, तो आप मुझे बता दो क्या इतिहास में बदल दोगे उसे? और अगर आपको ये इतना ही इतिहास का काला पन्ना लग रहा था तो उसकी जिम्मेदारी भी तो आपको उठानी चाहिए कि आप ही थे हुजूर। आपने ही तो रथ यात्रा लेकर के शुरुआत की थी। देश में तमाम मसले हैं, तमाम मसलों के अंदर जो है कोर्टों में काम हो रहा है। क्या कोर्ट ने इसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के आधार पर घोषित किया है, या ये टाइटल सूट था? वाजपेयी साहब बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने भी जजमेंट पढ़ा होगा और एक अधिवक्ता होने के नाते मैंने भी पढ़ा। आप मुझे बताओ कि ये राम मंदिर पे फैसला हुआ है, मस्जिद पे फैसला हुआ है, या टाइटल सूट पे फैसला हुआ? और जब टाइटल सूट के आधार पर यह फैसला हुआ है तो उसका मंदिर और मस्जिद के नाम और रूपांतर से कोई लेना देना नहीं। जो स्वताधिकार अधिनियम जिस तरीके से बात को कहता है, कब्जे में चीजें होती रही हैं, उसके आधार पर दिया गया, वरना जरूरत नहीं थी कि मस्जिद के लिए अलग जमीन आप देते। सिर्फ मैं एक बात इतना कहना चाहता हूं कि देश का इतिहास जानने के लिए है कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था। ये हमारे बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए।
और हम इतिहास को दोहराते नहीं है, इतिहास से सबक लेते हैं, अच्छी चीजों का काम करते हैं। अगर दंगा बुरा था तो एहसास होना चाहिए कि हाँ दंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको एहसास ही नहीं होगा कि दंगे में क्या क्या होता है, कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं, तो वो तो फिर दंगे का हिस्सा बन जाएगा आगे आने वाले समय। इसलिए इस बात की जानकारी होनी चाहिए, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज कदापि नहीं होनी चाहिए कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़। बहुत अच्छी बात कपिल श्रीवास्तव जी ने इतिहास कही। आलेखन में, इतिहास आलेखन जो किया जाता है, हमको लगता है हमारे जो शिक्षाविद हैं उन्होंने इतिहास आलेखन नहीं किया है। वो शिक्षाविद तो हैं, मैं आपकी बात पर जवाब ले लेता हूं संगीत रागी से। तथ्यों के आधार पे किया जाता है और उन तथ्यों को मैं आता हूं, मैं ओम जी आपके पास भी आता हूं। ओम जी आना चाह रहे, मैं आता हूं। ओम जी, मैं एक बार स्पष्टीकरण ले लूं। प्रोफेसर संगीत रागी, कपिल श्रीवास्तव बड़ी प्रासंगिक बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंसा नहीं पढ़ाना, ठीक है तो हिंसा का शब्द डिलीट कर दीजिए। हम बच्चे जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं, चाहे हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हो, चाहे औरंगजेब पढ़ते हो, चाहे अकबर पढ़ते हो, इन मुगल शासकों ने जो युद्ध किए वो भी तो हिंसा ही थी। वो युद्ध भी बच्चे पढ़ते हैं। तो फिर आपने केवल अपडेट के नाम पर हिंसा को आधार बनाकर इसी को संशोधित क्यों किया? देखिए, जो मूल बात यह है कि उसमें उन सारी चीज़ों को डिलीट करने की कोशिश की गई है जिससे आने वाले दिनों में छात्रों में उत्तेजना न पैदा हो। और इसमें तो सब कोई जानता है कि वो बाबरी मस्जिद नहीं थी, वो एक ढांचा था जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो एक विवादित ढांचा है। अब मैं कपीश जी की ही बात को, तर्क को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। गाय संरक्षण के मामले को लेकर के श्रीमती इंदिरा गांधी ने साधुओं पर गोली चलवा दी थी, क्या ये इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए? राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चला दी थी और फिर कहा था कि अब और भी गोली चलवानी होती, मरवानी होती तो मैं मरवाता। ये क्या सही होता? खास करके जब से इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी ने शहीद कर दिया, इसको भी इतिहास का हिस्सा बना लो, बनाओ, बहुत अच्छी बात है। मैंने अपनी बात पहले कर लूं, इसके बाद बात कीजिएगा। कपिश जी, संगीत रागी बात पूरी कर ले। मेरे पास 3 मेहमान और हैं, मैं उनको भी अब डिबेट पे लाऊंगा। संगीत रागी जी संक्षिप्त में बात पूरी कर लीजिए। ओम जी उपाध्याय, इतिहास में होना चाहिए जी, इतिहास में सब चीज होना चाहिए। ठीक है, आपका मैसेज क्लियर हो गया कपिश जी। किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी गई थी, वो सब हिंदू थे। ठीक है संगीत रागी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। लाशों को कुत्तों के हवाले कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन कपिश जी, सरकार में। ये भी इतिहास के आलेखन में होना चाहिए, ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, जवाब दीजिए संगीत रागी। अब बात पूरी सुन लीजिएगा संगीत रागी जी। देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, इसलिए कायदे से सभ्यता तो यही बताता है कि कम से कम दूसरों को सुन लेना चाहिए और अपने समय पे बात करें। देखिए, जब से इस्लामिक आतंकवाद इस देश में आया, मैं आज की बात नहीं करता हूँ, जब से इस्लामिक इन्वेजन आया, एक भाई साहब यहाँ उसे इमिग्रेशन कह रहे थे, वो इमिग्रेशन नहीं था, वो इस्लामिक इन्वेजन उसे कहते हैं। और आर्यन जो है, माइग्रेशन की थियरी आई थी, इमिग्रेशन की थियरी नहीं आई थी। जब से इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उत्तर भारत के सारे मंदिर तोड़ दिए गए। अयोध्या के साथ साथ काशी भी है, मथुरा भी है। क्या ये इतिहास के पुस्तकों में पढ़ाया जाए कि बर्बर इस्लामिक ताकतों ने आकर के हमारे मंदिरों को तोड़ा, लाखों लोगों को हमारे यहाँ हत्याएं की? कश्मीर का इतिहास जो है वो पूरा रक्त रंजित कैसे रहा है, कैसे इस देश में इस्लामिक ताकतों ने इन्वेजन करने के बाद सबसे पढ़ाया था। कोई बेस नहीं है। अरे भाई, आप कोई किताब निकाल करके आप बता दीजिएगा। व्हाट हैपेंस, मैंने तो कहा आपको, व्हाट हैपेंस टू इंडियन टेम्पल। उत्तरी भारत के सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ही नहीं, द्रविडियन रेस है ही नहीं। अरे दिस इज अ मल्टी रेशियल सोसाइटी। इस देश के अंदर एंथ्रोपोलॉजी पढ़िए कृपा करके। इस देश में जो एंथ्रोपोलॉजी विभाग है, अनुराग जी क्या है, मैंने तो सब कुछ सुनी है। आपने एक सज्जन करके विवेक श्रीवास्तव जी पर रूट्स हैं। विवेक श्रीवास्तव जी के सवाल पर सवाल उठाया था, तो वो जवाब दे रहे हैं ना। बहरहाल मैं अब ओम जी उपाध्याय को लाना चाहूंगा। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए संगीत जी, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड।
10 सेकंड दीजिए। पश्चिम बंगाल के अंदर सेन ब्रदर्स हुआ करते थे जिसे वामपंथियों ने मार डाला था और उनके खून में चावल पका करके उनके जिंदा मार के खिलाया था। तो उनको भी बताया जाना चाहिए ना, उनको पढ़ाया जाना चाहिए ना। 7 डिफरेंट रेसेस। हाँ, अरे भाई आप जो है आर्यन इन्वेजन थियरी को, मैक्स मूलर के थियरी को पहले ही खंडन कर दिया है, अंबेडकर ने ही खत्म कर दिया था। ये तो एक देखिए, एक दूसरे पर बोलने से काम नहीं चलेगा, आप अपनी जगह पे बोलें। मैं तो आपके तर्क पर किया कि वामपंथियों ने इतिहास में सबसे ज्यादा बर्बरता की है, मुसोलिनी और हिटलर से ज्यादा बर्बरता की है। चाइना में लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मारा। और पश्चिम बंगाल के अंदर तो मैंने कहा कि अपनी मां को उसके बच्चों के खून में चावल पका करके खिलाया गया। ये सेन ब्रदर्स के साथ हुआ था। इतिहास के किसी विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है ये, ताकि आपके काले चेहरे और चरित्र बाहर निकल करके आए कि आप कितनी हत्या की संस्कृति में विश्वास करते थे। ये पढ़ाया जाता है कभी करने लगे, जब आप हिटलर को जस्टिफाई करने लगे और मुसोलिनी मैंने जस्टिफाई नहीं किया, मैंने कहा कि हिटलर और मुसोलिनी से ज्यादा क्रूर और बर्बर इतिहास रहा वामपंथियों का। ठीक है, ओम जी उपाध्याय को लाते हैं। ओम जी उपाध्याय, अपडेट करना बुरी बात नहीं है, आप एनसीईआरटी की कमिटीज में रहे। मुझे ये बताइए कि हिंसा के आधार पर हिंसा पढ़ाई नहीं जानी चाहिए, इस आधार पर अपडेट का जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो युद्ध पढ़ते हैं और युद्ध हिंसा का ही एक रूप होते हैं। तो क्या ये संशोधन का स्पष्टीकरण कन्विंसिंग है सर? अनुराग जी, कम से कम 3 मुझे लगता है, और पूरी दुनिया में यही तरीका अपनाया जाता है सिलेबस के परिवर्तन में। कम से कम 3 स्तर होते हैं। एक तो कोई तथ्य बदल जाते हैं, तो उन तथ्यों को समय के साथ जो बदलाव होता है, जिसकी बात अभी विवेक जी कर रहे थे, लेकिन उसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं ले जा रहे थे। तथ्यों के बदलाव को स्वीकार किया जाता है, तथ्यों को बदला जाता है। दूसरे, नए रिसर्चेज आते हैं, नए शोध जब होते हैं तो नए पैराडाइम्स, नया विमर्श खड़ा होता है। उन विमर्शों को, उस विश्लेषण को शामिल किया जाता है। और तीसरी बात, जब हम पाठ्यक्रम की संरचना करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम किस आयु के बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। अगर इन तीनों आधारों को लेके हम पाठ्यक्रम की संरचना में कोई भी परिवर्तन, उसके कंटेंट में कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो ग्राह्य होता है, बहुत ठीक तरीके से उसको किया जाता है। अब बात इसकी कि उसमें ऐसा नहीं है कि कोई युद्ध हुआ तो युद्ध को नहीं पढ़ाना है, कोई हिंसा हुई तो हिंसा को नहीं एकदम पढ़ाना है, लेकिन उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं के बच्चे के स्तर पे जाके उसको किस गहराई तक जाना चाहिए, उसको ध्यान रखने की बात है। बाबरी की जहां तक बात है, अगर बाबरी के पूरे इतिहास को ठीक तरीके से सही, सत्यपरक और प्रामाणिक इतिहास को लाया जाए, असल में कुछ लोग अपने दिमाग बंद करके बैठते हैं या उन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते। अभी संगीत जी ने बात उठाई आर्यन इन्वेजन थ्योरी की, अनुराग जी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी आज पिछले 3 दशक के जो रिसर्चेज हैं उठा के देख लीजिए, उनके आधार पे वो लिंग्विस्टिक रिसर्चेज, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जो वैज्ञानिक रिसर्चेज हैं उसको लेके डीएनए की फाइंडिंग्स हैं, उन सबको उठा के देखिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी ध्वस्त हो चुकी है। अब ओरिजिन इन इंडिया थ्योरी की बात हो रही है और पूरे प्रमाणों के आधार पर बात हो रही है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि विज्ञान और तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नए शोध होते हैं उनको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर दिया जाता है। अपडेट पर आपत्ति नहीं है ओम जी उपाध्याय, इतिहास के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर अगर बनाई गई थी तो बाबरी मस्जिद का रेफरेंस होना चाहिए था, उसे अब 3 गुंबदों वाली संरचना लिखा गया है, इस पर आपत्ति है। 3 डोम्ड स्ट्रक्चर लिखा है। अब ये तो 14 सदस्यीय जिस कमेटी ने लिखा है उसने उस समय क्या सोचा, क्या विमर्श किया, वो जाने। लेकिन अगर उसको बाबरी संरचना भी लिखा जाए तो मेरे हिसाब से एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर उसको लिखा जाए, क्योंकि सच्चाई तो यही है। अनुराग जी, इतिहास विमर्श नहीं कराता है, इतिहास आलेखन में विमर्श इसके ऐतिहासिक प्रमाण है, विमर्श शामिल नहीं होता है। इतिहास आलेखन में विमर्श शामिल नहीं किया जाता है महोदय। इतिहास पढ़ लो, इतिहास के आलेखन के अंदर जो तत्कालीन इतिहास उनको क्या शामिल होता है, किया जाता है, उनको ज्यादा भार दिया जाता है।
हमेशा कबीर जी जिस काल में जो घटनाएं घटती हैं, क्या शामिल होता है, अगर मैं इतिहासकार किसी इतिहास विजन लेखन को की लिख रोटी रहा खाता है हूँ, मुझे तो उसको आप भविष्य में उस पर जो है वो विमर्श नहीं ला सकते। मुझे लगता है कि इस बात को स्वीकार करना इतिहास लेखन में विमर्श शामिल नहीं होता। अतीकुर रहमान को भी ले आते हैं, इस्लामिक रिसर्चर है हमारे साथ, उनका विचार भी आना बहुत जरूरी है। अतीकुर रहमान साहब, ओम जी उपाध्याय साफ तौर पर मान रहे हैं कि 3 गुंबदों वाली संरचना लिखना भी कोई गलत बात नहीं है। तरह से बात रखी है हमारे उपाध्याय जी ने, और क्योंकि वो जुड़े हुए हैं ऐसी संस्था से जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कभी भी नकार नहीं सकती है, इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि कौन से वर्ग के बच्चे क्या पढ़ें, ये इनकी संस्था तय करे, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये मानना है अनुराग जी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हम जुड़े हुए हैं रिसर्च फेलोज से, जो आगे जाके पीएचडी करते हैं, थीसिस सबमिट करते हैं, तो ये जो कोशिश है संघ एलिमेंट्स की, हमारे संगीत रागी जी की, कि भाई इस युवा के बच्चों को ये पढ़ाना जरूरी नहीं है, तो मैं समझता हूँ आगे के लोग ये जरूर अपने अध्यापकों से प्रश्न करेंगे कि आखिर ये 3 गुंबदों वाला स्ट्रक्चर क्या था, और उस अध्यापक को बताना पड़ेगा उसको कि आखिर ये 3 गुंबदों वाला स्ट्रक्चर क्या था। तो चाहे कोई कितना भी अपने करतूतों पर छुपाने की कोशिश कर ले, क्योंकि जब जो हत्यारा है वो चाहता है कि अपने करतूत छुपा ले, तो आस्तीन का जो खून है वो चीख चीख कर कहता है कि भाई ये तथ्यों को छुपाया नहीं जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अनुराग जी ये है कि बीजेपी के लोग, संगीत रागी जैसे जो समर्थक हैं हमारी सरकार का, वो यही लोग हैं जो एक वर्ग के लोगों को हिंसा पढ़ाना नहीं चाहते। जहां पर गुजरात में पूरी कॉलोनी के लोग अपने बच्चों के साथ विरोध कर रहे हैं कि एक मुस्लिम महिला को, उसमें बच्चे भी शामिल हैं अनुराग जी, आपने वो वीडियोस देखे होंगे, एक मुस्लिम महिला को उस कॉलोनी का हिस्सा ना बनाने दिया जाए। यानी क्या हिंसा पढ़ाई जा रही है बच्चों को, वो कॉलोनी के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि एक सिंगल मुस्लिम महिला 400 हिंदुओं के लिए खतरा बन सकती है। ये मानसिकता डेवलप कहां हो रही है संगीत रागी जी? लेकिन एनसीईआरटी से बीजेपी का क्या लेना देना अतीकुर रहमान साहब? आप उदाहरण बीजेपी का दे रहे हैं, बात हम चर्चा एनसीईआरटी की कर रहे हैं। अनुराग जी, इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ये बात बड़ी सभा में कह चुके हैं कि हम हिस्ट्री को रीराइट करेंगे। ये है इनका कनेक्शन एनसीईआरटी से। जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद मान चुके हैं कि हम हिस्ट्री को रीराइट करेंगे, अब बड़ा सवाल आपके सामने ये है, क्या हिस्ट्री कैन बी रीरिटन? कैन हिस्ट्री कैन बी रीरिटन? जी, मैं जवाब ले लेता हूं संगीत रागी का, फिर हाजी रंगरेज साहब भी हैं, उनको भी लाएंगे। हाजी साहब भी डिबेट में सबको सुन रहे हैं। संगीत रागी जवाब दे दीजिए संक्षिप्त साहब, फिर मैं हाजी साहब को लाता हूं। देखिए, हिस्ट्री कैन बी रिटन एंड हिस्ट्री शुड बी रिटन एंड हिस्ट्री इज रिटन, 2 चीजें। ये कार ने बात री रिटन पे हो रही है सर, रिटन पर नहीं, बात री रिटन पे हो रही है। हाँ, मैं री रिटन के लिए भी बोला। कोई भी हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री नहीं होती है। पिछले 70 साल का भारत का इतिहास जो लिखा गया वो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी से अलग नहीं था। जो कॉलोनियल हिस्टोग्राफी और इस्लामिक हिस्टोग्राफी और वामपंथी हिस्टोग्राफी तीनों कन्वर्ज करते हैं। डीकोलोनाइज करने की जरूरत थी, वो हुआ नहीं है। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी जितना किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है, इससे ज्यादा ही करना चाहिए था। लेकिन जो ये बात कहा जाता है कि इतिहास में विमर्श नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अपने आप में गलत है। एक ही थियरी नहीं होती है, कई थियरी होती है। आर्यन इन्वेजन थियरी है, आर्यन जो है माइग्रेशन थियरी है। कई लोगों को, तिलक का अलग विमर्श था, अंबेडकर का अलग विमर्श था, जो जर्मन इंडोलॉजिस्ट थे उनका अलग विमर्श था, जो ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे उनका अलग विमर्श था। ये सब इसलिए मुझे लगता है कि जो मूल बात यह है कि क्या ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी ने किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के विवेक पर छोड़ देना चाहिए और
सबसे बड़ी बात तो है कि जो मार्क्सवादी हिस्ट्री जो हमारे यहाँ जो कोच कोच करके बच्चों के गले में और भेजा में डाला गया था 70 सालों के अंदर, कांग्रेस ने तो अपने हाथ खींच लिए थे। वामपंथियों के हवाले इस देश का इतिहास छोड़ दिया था। उन्होंने जो इस देश के इतिहास को डिस्टॉर्ट किया, उसको ठीक करने का काम कौन करेगा? उन्होंने तो कहा कि भाई नहीं, यहां पर तो एक थियरी चलाई गई, मंदिर क्यों तोड़े गए? तो मंदिर बहुत संपत्ति थे। अरे भाई संपत्ति थे तो संपत्ति निकाल लेते मंदिरों से, देवताओं को क्यों तोड़ा? काफिर की परिभाषा लेकर के मूर्तियों को क्यों तोड़ा? ये क्या इतिहास में पढ़ाया जाना चाहेगा? अतीकुर रहमान इससे सहमत होंगे? यदि जिस दिन इस देश का युवा वर्ग ये पता लगेगा कि इस्लामिक आताताइयों ने आकर हमारे देश के सारे मंदिरों को ध्वस्त किया है, 40,000 मंदिरों को ध्वस्त किया था, इस देश के जो युवा वर्ग हैं हिंदुओं में किस प्रकार की प्रेरणा जागेगी? क्या वो करेंगे? ये समझ सकते हैं? ये इस इतिहास को गौन ही रहने दीजिए तो ये बेहतर है, क्योंकि उनके वो जो इस्लामिक आताताई थे, उनके हाथ बाजू, उनका पूरा शरीर रक्त रंजित है, वो उसी में डूबे हुए हैं। कश्मीर का इतिहास क्या था? 6 टन हाजी साहब को भी ले आते हैं डिबेट में। काट करके बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाजी रंगरेज साहब, क्या आपको भी आपत्ति है इस बात पर कि एनसीईआरटी 14 मेंबर्स की कमेटी में डिसाइड करने के बाद कुछ संशोधन करता है और वो तथ्यपरक संशोधन कहता है उसको? मैं तो ये मानता हूँ कि जो हिंदुत्व की जो है दासी हो चुकी है एनसीईआरटी, और जो मैं दूसरी एक और बात बता रहा, इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता बल्कि याद रखा जाता है। और तीसरी बात, मैं एक बात और बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री राम जो है, राम मंदिर के पहले ऐसा केस था ये देश का जिसमें वो खुद जो है अपना केस खुद लड़ रहे थे, और 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ अनुराग जी, और अभी तक लाखों दंगे हुए हिंदू मुसलमान के, वो भी पढ़ाया जाना चाहिए। मैं ज़्यादा ना जाके पीछे, मैं 2002 का दंगा बता देता हूँ आपको, 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा बता देता हूँ, 2020 का दिल्ली का दंगा बता देता हूँ, और 2014 के बाद से कैसे मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं, कैसे अगर किसी पे कोई हत्या का आरोप है या किसी भी तरीके का है, आप जब देश हमारा कानून से चलता है तो आप सजा एक व्यक्ति को देंगे, आप पूरा घर तोड़ देते हैं। ये भी बात लिखी जाएगी। आपने सीए एनआरसी जैसा और किसान कानून जैसा कानून लेकर आए, ये भी इतिहास होना चाहिए, ये भी लिखा जाना चाहिए। ये दंगे कैसे हुए, किसने कराए और कौन इनके पीछे था, आज तक उन्हें सजा नहीं मिली। तो हाजी रंगरेज साहब, विषय ये है कि इतिहास जो है वो है, इतिहास नहीं बदलेगा, लेकिन इतिहास में पढ़ाया क्या जाएगा बच्चों को जिससे कि वो हिंसा या ना सीखें या आक्रामक ना हो। सवाल ये है कि इतिहास में उन्हें पढ़ाया क्या जाएगा, ये तो हक है एनसीईआरटी को तय करने का। नहीं, उनका अगर हक है तो जो हमारे जो एनसीईआरटी के जो लोग हैं उन्हें ये भी पढ़ाना चाहिए कि दंगे क्यों होते हैं। मतलब बच्चों के पास ये ज्ञान तो होना चाहिए कि दंगे कैसे होते हैं, जो आने वाली नस्ल हमारी दंगों से बचे, कैसे वादे किए, और ये सारी चीज़ें दिखाती है अनुराग जी कि भाजपा नफरत करती मुसलमानों से और मुगलों से, और जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, ये सारी चीज़ें खास तौर से इसलिए लेकर आती है। देखिए, अब तो चुनाव तो हो गए, लोगों ने इनको वोट भी नहीं दिया, इसी बिहाफ पे वो लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा जो मेन मुद्दे थे वो महंगाई, बेरोजगारी थी, ये हमारे मुद्दे कभी नहीं हो सकते हिंदू मुसलमान। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर ऐसे, और कई जिलों के नाम बदले गए, कई रोडों के नाम बदले गए, अगर इतनी ही दिक्कत मुगलों से है, जो मुगलों के एम्पायर वो खड़े कर गए, जहाँ लाल किले से जो है हमारे प्रधानमंत्री वो वो वहाँ से शपथ लेते हैं और वहाँ भाषण देते हैं, तो हटा देनी चाहिए फिर तो उसे भी, और कुतुब मीनार को भी हटा देना चाहिए क्योंकि वो भी मुगलों के बनाए हुए हैं। फिर तो अंग्रेजों पे भी बात आनी चाहिए, उससे पहले जो लोग आए उनसे भी बात। मगर ये दिखाया जाता है कि जितने भी आक्रांता आए उन्होंने हिंदू मंदिर तोड़े, क्या उनके बारे में ये नहीं बताया जाता कि उन्होंने कितने मंदिर बनवाए? ये चीजें नहीं बताई जा रही, तो ये भी बतानी चाहिए। जैसे कि एक उन लोगों, ओम जी उपाध्याय आपको जवाब देना चाह रहे हैं। ओम जी उपाध्याय, जब इतिहास में ये दर्ज है कि 16वीं शताब्दी में ये मस्जिद बनाई गई और बाबर के जनरल मीर बाकी ने ये मस्जिद बनवाई थी, अब भले मंदिर को तोड़ के बनवाई थी, लेकिन ये इतिहास का तथ्य तो है।
आपने कैसे कह दिया कि इसे 3 गुम्बद वाली संरचना लिखा जा सकता है? अगर इतिहास का रेफरेंस है कि बाबरी मस्जिद बनाई गई, मंदिर तोड़कर ही बनाई गई, चलिए, तो फिर इस तथ्य को रखे जाने में क्या बुराई थी? अनुराग जी, एक तो मेरे मित्र रंगरेज साहब एक मुद्दे को एक नया रंग ही दे देते हैं, उनकी ये विशेषता है। लेकिन यहाँ देखिए ना, स्पष्ट 1-2 बातें मैं आपसे करना चाहूंगा, 2 बिंदुओं में मुझे बोलने दीजिएगा। एक तो रीराइटिंग की बात हो रही थी, मैं रीराइटिंग शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन मैं मानता हूं इतिहास के एक विद्यार्थी के रूप में कि इतिहास लेखन हमेशा एक इंटरिम रिपोर्ट की तरह से होती है, और स्वीकार करना चाहिए कि जब नए अनुसंधान, नए शोध आते हैं तो नए विमर्श खड़े होते हैं, नए तथ्य उसमें जुड़ते हैं, नया विमर्श जुड़ता है। इसको बहुत खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, इसमें कहाँ समस्या है। दूसरी बात देखिए, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी का ध्वंस हुआ तो वहां से एक गढ़वाल के बारे में, श्रीवास्तव जी मुझे बोलने दें, श्रीवास्तव जी मैं बीच में नहीं बोलता, मुझे अपनी बात पूरी करने दें। सर आपने जी जी सर, जिस कंट्रोवर्सी पे आप बात कर रहे हैं उसमें शोध तो क्वेश्चनेबल ना आपका है ना मेरा है। दिसंबर 1992 को जब बाबरी का ध्वंस हुआ तो उसके पीछे से गढ़वाल का एक अभिलेख मिला, जिसमें आयुष मेघचंद्र, जो उसके मेघसुत उनके एक गोविंद चंद्र गढ़वाल के जनरल थे, उनके द्वारा वहां मंदिर बनाया गया। इसका खूब ठीक से विवरण है। उसके बाद त्रिशिखर जो संरचना बनी, वो त्रिशिखरीय संरचना 17वीं शताब्दी में आके बनती है। अच्छा ओम जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। अच्छा, कब आपने जो है दावा किया, आप बता सकते हैं वो डेट? आपने राम मंदिर पर कब दावा किया? आपके कितने जो बुजुर्ग थे, जो पुराने महंत थे, उन्होंने कब दावा किया, आप बता सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी एकड़ ये जमीन थी? अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बता नहीं पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे। 92 वर्षों की लड़ाई है और पूरा रिकॉर्डेड मैं आपको दे सकता हूँ। आप उसकी पूरी एक अरे सर, आप दे नहीं सकते, आप बता नहीं सकते माइन्यूट डिटेल्स के साथ। 400 सबसे पहले ये केस, अरे सुनिए, अरे सर सुनिए, पहला ये, लेकिन बात ये हो रही है हाजी साहब, सुन लीजिए, ये मामला जब, अरे मेरी सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना ओम जी। 1986 में पहली बार जो है अदालत जाते हैं रघुबर दास साहब, जो जब अंग्रेजों का शासन था देश में, वो जाते हैं वहां पर कोर्ट में, और कोर्ट भी कहता है कि वहां 1986 में जाकर कोर्ट भी कहता है, और कोर्ट जो है कहता है इनके पास ना कोई एविडेंस है ना कोई ओनरशिप है। फिर भी जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनी, और 1992 में मस्जिद को जो है गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया, और 1947 में मंदिर मूर्तियों को, भगवान श्री राम की मूर्तियों को चोरी से रखा गया। इनके सारे सबूत है, आप कैसे कह देते हैं? यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये हिंदू मुसलमान मानने वाली थोड़ी बदलिए। आपको जो सबूत लग रहा है वो मुझे बकवास लग रहा है, और इसको अब तो कोर्ट ने मान लिया है। आप कोर्ट की इस तरह की अवमानना न करें। और मेरे पास, मैं कह रहा हूँ, 492 वर्षों का पूरा इतिहास बहुत आईने की तरह से, शीशे की तरह से साफ है, जिसमें एक एक तथ्य बहुत मजबूती से पिरोए गए हैं, बहुत मजबूती से रखे गए हैं। और चंद्रगुप्त के द्वारा मंदिर बनाए जाने के बाद आप लोगों का भय क्यों नहीं दूर करते? अरे सर, आप झूठ बोलते हैं। सर मैं क्या कह रहा हूँ, आप अगर आपको इतनी ही अगर देश से मोहब्बत है तो आप वो जो आप बता रहे हो मेरे पे 500 साल का इतिहास है, तो लाइए, कहाँ है वो? मैं आपको जजमेंट भेज देता हूँ। आंख बंद करके बैठेंगे ना, आप आंख बंद करके बैठेंगे, मैं आपको भेज देता हूँ। आप पढ़िए, उसमें ना एविडेंस है ना ओनरशिप है। अरे जिस केस में ओनरशिप ही नहीं है आपकी, ना आपके पास कोई एविडेंस है कि वहाँ पर मंदिर था, आप कह रहे हैं हमारा मंदिर तोड़ के बना दिया। आप जब ऐसा चश्मा लगा लेंगे जिसमें तच दिखाई नहीं, बताइए कितने जैन और कितने बौद्ध धर्म के मंदिर तोड़कर मंदिर बने, दिखाई देंगी। जजमेंट को मिसकोट किया जा रहा है अनुराग जी। ठीक है, हम शायद डिरेल हो जाएंगे, मेरे पास समय भी कम है। संगीत रागी जी, इस बात का जवाब अब तक कोई नहीं दे पाया कि जब मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तो उसे 3 गुम्बदों वाली संरचना क्यों लिखा गया? अपडेट के नाम पर बाबरी मस्जिद ही क्यों नहीं लिखा गया? इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? अनुराग जी, यदि ये लिखा जाता कि वो बाबरी मस्जिद थी तो ये भी लिखा जाना चाहिए था, और लिखा जाएगा कि वो तीनों बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था वो एक हिंदू मंदिर तोड़ करके बनाया गया था, जो मीर बाकी ने तोड़ करके बनाया था। ये चीज़ें यदि इतिहास के विद्यार्थी के नाते यदि बच्चे लोग जानेंगे तो
उनके मन में एक धर्म विशेष के मानने वालों के प्रति ठीक है, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। यदि अतीकुर रहमान जी, आपके बाबरी मस्जिद कह देने से कुछ नहीं होता, वो एक ढांचा था, एक विवादित ढांचा था, इसीलिए बाबरी मस्जिद जिक्र नहीं किया गया है अपडेट के नाम पर। अनुराग जी, वो मस्जिद ये अगर कह रहे हैं कि इनके पास 400 साल की मस्जिद है, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। अब जजमेंट आने के बाद, अब जजमेंट आने के बाद कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो तो सेंक्रोसेंट है ना। उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को संगीत रागी जी और ओम जी मिसकोट कर रहे हैं। उसमें साफ तौर पे कहा गया कि किसी भी मंदिर को नहीं गिराया गया बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिसकोट कर रहे हो, आप पब्लिक को में गुमराह कर रहे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात। जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। मंदिर के अवशेष मिले हैं, कब गिराया गया ये इसका तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिला है। गलत कह रहे हैं संगीत रागी। ठीक है, ठीक है, मेरे पास डिबेट का समय खत्म हुआ। मुमकिन हुआ तो इस डिबेट को कल आगे बढ़ाएंगे आप ही मेहमानों के साथ, कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चर्चा मेरे हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन समय की पाबंदी है। आज ताल ठोक के यहीं खत्म करना होगा। सभी मेहमानों का डिबेट में शामिल होने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे ताल ठोक के में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जी न्यूज़।